जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस देखेंगे। हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वीडियो चैनल पर आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड शिफ्ट का हम देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हु फाउट द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड होम। ये इंग्लिश में दिए, हिंदी में है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, ये प्रश्न आया। तो ठीक ना, तो तृतीय आया था, तो हम दूसरा भी देख ले रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध था, हुआ कब था? ये 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक, अब पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं क्या हुआ था, शायद ये भी आ सकता है। तो ये हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। यह पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो आया था वो आया था नीति आयोग से, कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ठीक, तो 2000 आप देखते हैं 2023-24 में केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दोनों राज्यों का स्कोर 79 यानी 79 रहा। खराब प्रदर्शक बिहार, जिसका अंक 57 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और क्या देख रहे हैं, भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 में 71 हो गया है, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। धीरे स्कोर 0 से 100 के बीच होता है तथा उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति का संकेत देता है। और क्या, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर नियमानुसार वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी 0 से 49 प्रदर्शनकर्ता 50 से 64, अग्रणी 65 से 99 और सफल व्यक्ति 100। ठीक, अगला प्रश्न आया था चुनाव आयुक्त से, कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक ना, और अब देख लेते हैं 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। कंप्यूटर में आया था प्रश्न, यह आया था एक, कि कंप्यूटर में कंट्रोल CTR का मतलब कंट्रोल प्लस S का प्रयोग किसके लिए होता है। तो वो किसके लिए होता है? जब कोई भी फाइल को क्या करना हो, सेव करना हो, तो कंट्रोल और S का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए। अगला प्रश्न आया था, देखिए क्या आया था प्रश्न, ये था, किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर कार्यवर्ग कार्यों का उल्लेख। ठीक, तो ये किस अनुसूची में देख लेते हैं। ये 5वीं अनुसूची में है। ठीक ना, 5th शेड्यूल में भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्य की शक्तियों और जनजाति सलाहकार परिषद और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो कानून शामिल हैं, अनुसूचित जनजाति के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न आया था, हर्ट लैम्पो नामक पुस्तक लेखक कौन है, जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक, यहाँ पर पुरस्कार है। ठीक है, मैन जो है मैन बुकर पुरस्कार है। तो कौन था? हार्ट लैम्प एक लघु कथा संग्रह है जिसे भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखा था। और क्या था? हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। किसने किया था, या फिर आप समझ लीजिए शायद आ जाए तो हार्ट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई लघु कथा संग्रह, जिसकी लेखिका बानू मुश्ताक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए लेखक और अनुवादक दोनों को 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय यानी सब्जेक्ट स्थानांतरित दिए गए थे। भारतीय सरकार, इसका जो उत्तर है वो है भारतीय सरकार अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत डायरेक्ट प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन 2 भाग थे वो? आरक्षित, जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था, स्थानांतरित, जिनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों में सौंपा गया।
अब देख रहे हैं स्थानांतरित विषयों में मुख्यतः शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य और कृषि सार्वजनिक कार्य शामिल थे। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को सीमित स्वशासन देना था। शिक्षा और स्थानीय स्वशासन। अब देख लेते हैं अगला है, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? तो सुलह ए कुल की नीति जो अपनाई थी। सुलह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति। यह नीति मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई थी, ठीक ना। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदाय को प्रति सहिष्णुता, क्या होता है, सहिष्णुता। इसका मतलब होता है कि एकत्रित होना, यानी भाईचारे के साथ एकजुट होना, ठीक, और समान व्यवहार। इस नीति के इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। अगला प्रश्न देखते हैं, संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? संपर्क विधि कंट्रेस्ट प्रोसेस के तहत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 औद्योगिक निर्माण किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड CO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न आया था जाकर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया गया? तो जाकर नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आया था कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फीचर फिल्म थी जिसे द फाल्के ने 1913 में बनाया था। अगला प्रश्न है, आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 की रिलीज थी। इस फिल्म का निर्देशन आरदेशिर ईरानी ने किया था। अगला प्रश्न आया था, किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की है, ठीक। तो किसने की है? नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में से एक प्रस्ताव रखा है कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों की एवरेस्ट की चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल के कम से कम 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों का सफलतापूर्वक शिखरारोहण किया हो। और इसका उद्देश्य एवरेस्ट पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना और पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक। अगला प्रश्न है, 78वीं कांस फिल्म महोत्सव, है ना, कांस फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशन अनुपम खेर ने किया। यह फिल्म 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में मार्च द फिल्म सेक्शन प्रदर्शित की गई थी, ठीक। अगला प्रश्न आया था, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया? तो केंद्रीय सूची में, ठीक ना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। केंद्रीय अनुसूची जिन विषयों में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, ठीक ना। और राज्य सूची है दूसरा भाग, तो जिन विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकते हो, राज्य सूची। एक समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक ना, लेकिन टकराव की स्थिति में केवल केंद्र का कानून ही मान्यता प्राप्त होगा या प्रभावी होगा, ठीक। अगला प्रश्न आया था, अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में अगोड़ा किला जो है? गोवा के सिनक्वेरिम समुद्र तट पर के पान में स्थित है। इसका निर्माण 1612 पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ताकि वे समुद्री डच और मारो से अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया गया था? वो मतलब भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया गया था? मतलब कौन सा? तो पाकिस्तान ने। और आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ था? तो आर्टिलरी डील जो है अमेरिका के साथ हुआ था। अब देखिए क्या लिखा है, हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच आर्टिलरी डील हुई। अब आर्मेनिया ने भारत की 100 अच्छा ये आर्मेनिया के साथ हुई थी ना, अमेरिका वहाँ पर लिखा है, अमेरिका नहीं आर्मेनिया हो, ठीक ना। तोप खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जो दोनों बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत करता है, वो अमेरिका नहीं क्या है वो, ठीक। 36% रीजन फॉर्म
सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया और किस में किया गया तो देख लेते हैं। UNEC का 2025 का क्षेत्रीय सतत विकास मंच रीजनल फॉर्म ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 अप्रैल 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का विषय था 2030 एजेंडा के लिए सतत समावेशी वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित समाधान को आगे बढ़ाना। ठीक, अगला प्रश्न आया था मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है जिसमें संक्रमित मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से मानव में संक्रमण फैल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आया था DRDO से। DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। तो कौन सी मिसाइल थी, ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पर लखनऊ में बन रही है। ठीक, लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न आया था जम्मू कश्मीर में किस देश से घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। भारत सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के समय समय पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए विभिन्न सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया था। इनके प्रमुख अभियान हैं कौन कौन देख लेते हैं। ऑपरेशन प्रक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न आया था क्या देख लेते हैं। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता देख लेते हैं। बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI गरीबी की केवल आय की दृष्टि से बल्कि इन्हें 3 प्रमुख आयामों से मापता है। कौन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानक जीवन स्तर। ठीक, और मानक जीवन स्तर, शिक्षा देखो ये 2 बार आ गया, ये 2 बार हो गया, तो इनसे मापा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हाल ही ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया था। तो वही लखनऊ में बता रहे। हाल ही भारत में रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन में टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया था। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को असेंबली एवं परीक्षण करना और इसे लखनऊ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में विकसित किया गया। अगला प्रश्न आया कि 2025 में भारत और UAE की वायु सेनाओं ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो किस में भाग लिया, तो 2025 में जो संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE कहते हैं, किसी में भाग लिया, तो उन्होंने भाग लिया। यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो UAE के अम्र अल दाफरा एयर बेस पर 21 अप्रैल 8 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास में भारत ने MiG-29 और जगौर विमानों के साथ हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य जटिल भौतिक अभियानों के जरिए परिचालन और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। अगला प्रश्न आया उल गुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न आता है यह आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड तत्कालीन छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत, जमींदारों और दिक्काओं बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ मुंडा आदिवासियों के जंगल जमीन की रक्षा करना था। ठीक। अगला प्रश्न आया था दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किससे होती है। तो लू से, आम्ल वर्षा, ठीक ना, आम्ल वर्षा, और फिर क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो देख ले दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक मुख्य वर्षा पूर्वोत्तर मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। ठीक ना। अगला प्रश्न आया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा। हाँ, मतलब किस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ा। तो वो सामना करना पड़ा था भोजन। ठीक ना, मेन भोजन का। आज़ादी के तुरंत बाद क्या लिखा, ये देख रहे हैं ना, आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती भोजन की कमी थी। फिर तभी जो MS स्वामीनाथन ने उन्हें हरित क्रांति को क्या किया था, हरित क्रांति के मतलब वो लाए थे फॉर्म में। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मतलब अगली शिफ्ट का जो है वो हम अपलोड कर देंगे अभी बाद में।